फालिज या स्ट्रोक एक अचानक से हो जाने वाली दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग की शरेयान या तो बंद हो जाती है और उसमें क्लॉट आ जाता है, या दिमाग की शरेयान फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है। 3 मिलियन लोग फालिज का शिकार होते हैं और 6 मिलियन लोग इनमें से मौत के घाट उतर जाते हैं और 6 मिलियन लोग परमानेंट माजूर हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर अचानक से आपका चेहरा एक तरफ मुड़ जाए, अगर खुदा न खासा अचानक से आपको एक बाजू और एक हाथ उठाने में या एक टांग को उठाने में दिक्कत हो, एक साइड कमज़ोर हो जाए, अचानक से आपको बोलने में दुश्वारी शुरू हो जाए, बोलने में मुश्किल आनी शुरू हो जाए, अचानक से चलते चलते आपका बैलेंस यानी तवाज़न बरकरार रखने में आपको दिक्कत आए, या अचानक से आपकी एक आंख की बिनाई चली जाए, अचानक से आपके स्फिंक्टर का कंट्रोल, पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाए। यूरिन, एक यंग फीमेल है, ऑल ऑफ अ सडन उसका यूरिन का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, या यूरिन कपड़ों में निकलना शुरू हो गया, या यूरिन बंद हो गया, या खुदा न खास्ता हमारे मिजाज में कोई ऐसी तब्दीली आती है जो बिल्कुल हमारे प्रीवियस पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। सो मिजाज की तब्दीली भी जो प्रीवियस पर्सनैलिटी से मैच ना करे, ये वो बुनियादी अलामात हैं। इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी हो तो ये फालिज की बुनियादी अलामत हो सकती है। अगर इन अलामात के शुरू होने के 3 घंटे के अंदर अंदर आप हॉस्पिटल की एमरजेंसी पहुंच जाते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी, तो ये क्लॉट बस्टर दवाई यहाँ अवेलेबल है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत पंजाब दे रही है। ये फालिज काबिल बचाव भी है। अगर आप ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखते हैं और आप सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते, आपका स्ट्रोक का रिस्क 50% कम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे फालिज के हवाले से वो तमाम मालूमात जो कि हर शहरी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फालिज क्यों होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी तमाम तर तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान असलम, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और उसके साथ ही साथ जो है वो ये न्यूरो फिजिशियन है जिनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत कम है। तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि फालिज अगर हो जाए या उसके चांसेस को कम करना हो तो क्या तरीक़ेकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। हज़ारों करोड़ों दरूद हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत पर। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फालिज, और जिस तरह से आप हमें स्टैट्स बता रहे थे कि हर 6 सेकंड के बाद एक मौत हो जाती है, 2 सेकंड के बाद कोई ना कोई फालिज का शिकार हो रहा होता है या स्ट्रोक का, क्या समझते हैं, क्या हमारी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि ये इतनी ज़्यादा आम हो रही हैं बीमारियाँ? जी, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली फालिज है क्या। फालिज या स्ट्रोक एक अचानक से हो जाने वाली दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग की शरेयान या तो बंद हो जाती है और उसमें क्लॉट आ जाता है, या दिमाग की शरेयान फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है। फालिज की वो किस्म जिसमें दिमाग की शरेयान बंद हो जाती है, उसमें क्लॉट आ जाता है, ये 85% लोगों में होती है, 85% लोगों में फालिज की ये किस्म होती है, और ये इसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और फालिज की वो किस्म जिसमें दिमाग की शरेयान फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है, ये फालिज की वो किस्म है जिसको ब्रेन हेमरेज हम बोलते हैं, और ये 15% लोगों में होती है। अब फालिज बहुत कॉमन है, मैंने आपको बताया हर 2 सेकंड के बाद एक फालिज का मरीज़ दुनिया में कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर रहा होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और हर 6 सेकंड के बाद फालिज के मरीज़ की डेथ हो जाती है। पूरी दुनिया में हर साल 16 मिलियन लोग, 16 मिलियन, ये बहुत बड़ी जो है वो फिगर है, 16 मिलियन लोग फालिज का शिकार होते हैं, और 6 मिलियन लोग इनमें से मौत के घाट उतर जाते हैं, और 6 मिलियन लोग परमानेंट माजूर हो जाते हैं। अब हमने देखना ये है कि जो आम आदमी के जानने की चीज़ है कि ये बीमारी क्या काबिल इलाज है और काबिल बचाव है, तो ये बिल्कुल काबिल इलाज भी है और काबिल बचाव भी है। फालिज की कुछ बुनियादी अलामात हैं जिसके लिए आपको अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके घर वालों में से किसी को हों तो आपको फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल की एमरजेंसी जाना चाहिए, बिकॉज़ फालिज के बाद होने के बाद जितना वक्त गुजरता जाएगा उतना ब्रेन डैमेज और ज़्यादा होता जाएगा। हर गुजरते मिनट के साथ 1.9 मिलियन न्यूरॉन डैमेज होते हैं। हर गुजरते मिनट के साथ 19 लाख खुलिए दिमागी खुलिए डैमेज होते हैं। अब
वो क्या अलामात है जिसके लिए फ़ौरन आना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर अचानक से आपका चेहरा एक तरफ मुड़ जाए, अगर खुदा न खासा अचानक से आपको एक बाजू और एक हाथ उठाने में या एक टांग को उठाने में दिक्कत हो, एक साइड कमज़ोर हो जाए, अचानक से आपको बोलने में दुश्वारी शुरू हो जाए, बोलने में मुश्किल आनी शुरू हो जाए, अचानक से चलते चलते आपका बैलेंस यानी तवाज़न बरकरार रखने में आपको दिक्कत आए, या अचानक से आपकी एक आंख की बिनाई चली जाए, अचानक से आपके स्फिंक्टर का कंट्रोल, पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, यूरिन, एक यंग फीमेल है, ऑल ऑफ अ सडन उसका यूरिन का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, या यूरिन कपड़ों में निकलना शुरू हो गया, या यूरिन बंद हो गया, या खुदा न खास्ता हमारे मिजाज में कोई ऐसी तब्दीली आती है जो बिल्कुल हमारे प्रीवियस पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। सो मिजाज की तब्दीली भी जो प्रीवियस पर्सनैलिटी से मैच ना करे, ये वो बुनियादी अलामात हैं। इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी हो तो ये फालिज की बुनियादी अलामत हो सकती है। अब अगर ये होती है तो हमने करना क्या है? याद रखिए, इन सिम्टम्स के ऑनसेट के 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी में तशरीफ़ ले आएँ तो हुकूमत पंजाब एक बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है, TPA इंजेक्शन, जो क्लॉट को बस्ट करता है, वो सर्विसेज हॉस्पिटल में मुहैया कर रही है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कर रही है। वो 2 लाख के 3 घंटे के अंदर अंदर 3 घंटे के अंदर, अगर इन अलामात के शुरू होने के 3 घंटे के अंदर अंदर आप हॉस्पिटल की एमरजेंसी पहुंच जाते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी, तो ये क्लॉट बस्टर दवाई यहाँ अवेलेबल है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत पंजाब दे रही है। दूसरी चीज़, जब आप आते हैं और आप 3 घंटे के अंदर अंदर आ जाते हैं तो कतई तौर पर जो बुनियादी चीज़ है ना, इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना। अगर सिम्टम आपको फील हुआ है तो फौरी तौर पर आएँ। फिर यहाँ जब एमरजेंसी में लैंड करते हैं तो मरीज़ का CT स्कैन किया जाता है। कुछ बुनियादी एग्जामिनेशन के बाद CT स्कैन करके ये फैसला किया जाता है कि ये दिमाग के फालिज की वो किस्म है जिसमें दिमाग में क्लॉट आया है, तो फिर हम ये TPA इंजेक्शन देते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि फालिज के बाद जो डिसेबिलिटी है, माजूरी है, उससे बहुत हद तक सिग्निफिकेंटली बचा जा सकता है। अब ये तो कंपोनेंट वो है कि काबिल इलाज है, अब ये फालिज काबिल बचाव भी है। क्या हम कुछ अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम इस फालिज के स्टैटिस्टिक्स, जो इतने बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं कि हर 2 सेकंड के बाद फालिज का मरीज़ रिपोर्ट हो रहा है, हर 6 सेकंड के बाद फालिज के मरीज़ की डेथ हो रही है, 16 मिलियन लोग हर साल फालिज का शिकार हो रहे हैं, तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, वी कैन प्रिवेंट। अब वो रिस्क फैक्टर क्या हैं, इस सवाल के जवाब के लिए बुनियादी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो रिस्क फैक्टर क्या हैं जो हमें फालिज के करीब लेके जाते हैं। यूँ तो फालिज किसी भी शख्स को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। एक नौज़ायदा बच्चे की पैदाइश से लेकर एक 80 साल 90 साल के बाबा जी तक, ये किसी भी शख्स को किसी भी लम्हे हो सकता है। मेल है, फीमेल है, अमीर है, गरीब है, ब्लैक है, वाइट है, किसी भी शख्स को हो सकता है। लेकिन अमूमी तौर पर 50 साल की उम्र के बाद इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। बहुत अरसे पहले ये सोचा जाता था कि ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ख़वातीन में शुगर की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ब्लड प्रेशर की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ख़वातीन के दिल के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ख़वातीन भी स्मोकिंग और बहुत सारे इस तरह के नशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू हो गई, तो उनका रिस्क भी मर्दों के हम पल्ला हो गया। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत कुछ कर नहीं सकते। जेंडर हमारे हाथ में नहीं है, मेल फीमेल होना हमारा इख्तियार नहीं है, उम्र हमारा इख्तियार नहीं है। वो कि 50 ईयर के बाद हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें तब्दील हो सकती हैं? अब मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं, इख्तियार में है क्या जिससे हम बच सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमें शुगर है और हम अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखते, हमें बुलंद फशारे खून का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, हमें दिल का मर्ज लाहक है, खुदा ना खास्ता दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, या ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता दिल के वेल्व्स ठीक काम नहीं कर रहे, लीक हो रहे हैं, या स्टीनोज हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, या खुदा न खास्ता हार्ट फेलियर हुआ है या हार्ट अटैक पिछले 1-1.5 महीने के अंदर हुआ है,
हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल का शिकार हैं, यानी हम सहल पसंद ज़िंदगी गुजारते हैं, हम वॉक नहीं करते। हमारे मॉल्स आबाद में, अक्सर हर गुफ्तगू में कहते हैं हमारे मॉल्स आबाद हो रहे हैं, हमारे पार्क्स वीरान हो रहे हैं, हमारे पार्क्स में अब वॉक करने वाले लोग नहीं हैं। सो अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल और खाने पीने में बड़ी अहम चीज़ कि मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गई, बर्गर्स, जंक फूड, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं और आपके फालिज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। फिर अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं, कुछ और ड्रग्स का इस्तेमाल आप करते हैं, अल्कोहल आप यूज़ करते हैं, तो आपके फालिज का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब सवाल अब उसकी तरफ आते हैं कि क्या, जैसे मैंने पहले स्टैट्स दे के आपको समझाया कि इतना कॉमन है, क्या हम इन चीज़ों को अगर कंट्रोल कर लें, शुगर को कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें, दिल के अद्वियात बाकायदगी से अगर खुदा न खास्ता हमारा मसला है तो कार्डियोलॉजिस्ट की प्रेस्क्राइब्ड अद्वियात सही तरीके से इस्तेमाल करें, वॉक करें डेली, हम मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल छोड़कर हम सैलड्स की तरफ आएँ, फ्रूट्स की तरफ आएँ, और हमारी लाइफस्टाइल में सादा जो ग़िज़ा है वो ज़्यादा हो, और हम सहल पसंदी से ज़्यादा एक्टिव रहने को जो है वो तरजीह दें, तो 90 to 95% हम इस स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं। और अगर दो चीज़ें सिर्फ कर लें, ये अब आप कहें बहुत लंबा है, ठीक है, मैं दो चीज़ें बताता हूँ, इस स्ट्रोक का रिस्क 50% रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखते हैं और आप सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते, आपका स्ट्रोक का रिस्क 50% कम हो जाता है। और ये जस्ट दो सिंपल चीज़ें हैं, तो इससे कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये आपने एहतियातें भी बता दी और किस तरह से आप 3 घंटे के अंदर फालिज के बाद माजूरी से बच सकते हैं। अगर कोई बेहतियाती कर बैठता है, जैसे रात को किसी को स्ट्रोक का अटैक हुआ और उसके बाद मॉर्निंग में वो हॉस्पिटल जाते हैं, 3 घंटे से तो ज़्यादा का वक्त ऑटोमेटिकली हो गया, तो फिर आगे ट्रीटमेंट्स हैं? जी मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली इस सवाल के दो कंपोनेंट हैं। एक्चुअली लास्ट नोन वेल टाइम एक टर्म हमारे मेडिकल में यूज़ होती है कि आखिरी दफ़ा उस मरीज़ को ठीक कब देखा गया सिम्टम के बगैर। अगर एक पेशेंट सोता है और सुबह जब उठता है तो उसकी एक साइड पूरी कमज़ोर हुई होती है, तो उसका लास्ट नोन वेल टाइम एक्चुअली कंसीडर होगा जब रात को वो सोया था, ठीक है, और जब सुबह उठा तो वो 3 घंटे की विंडो से वो गुजर गया। फॉर एग्जांपल, वो रात 10 बजे या 11 बजे सोया और सुबह 6 बजे उठा, तो उसका वो 3 घंटे की विंडो पीरियड से वो बाहर हो गया। हाँ, अगर सुबह उठा और बिल्कुल ठीक था, उसने नाश्ता किया और नाश्ता करते करते उसे फील हुआ कि मेरा एक हाथ कमज़ोर हो रहा है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा और मैं वो लुकमा तोड़ने में मुझे मुश्किल हो रही है, और अभी वो चंद मिनट्स और घंटे की हिस्ट्री है, आप फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी आइए, या ये क्लॉट बस्टर दवाई TPA के नाम से यहाँ अवेलेबल है, और ये माजूरी को रोकती है और फालिज के नतीजे में होने वाली माजूरी को बचाती है। और अगर वो लेट हो जाता है तो फिर आगे फिर आप आ जाएं तो तब भी बहुत सारी ऐसी अद्वियात, खून पतला करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं जो उसको लाइफ लॉन्ग लेनी होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ, और उसका ब्लड प्रेशर और बाकी सारी चीज़ों को हम स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से लोअर करते हैं। अब एक आपके नाज़रीन के लिए भी, अगर फालिज खुदा न खास्ता हो जाए तो इब्तदाई 3 दिन तक ब्लड प्रेशर नेचर खुद बढ़ा रही होती है, क्योंकि क्लॉट आ गया ना, खून की फराहमी रुक गई, तो नेचर खुद ब्लड प्रेशर बढ़ा रही होती है ताकि वो ब्लड प्रेशर से जाए और वो प्रेशर से जाकर और वहाँ से क्लॉट जो है वो पास हो जाए, वहाँ से गुजर जाए, गश ऑफ ब्लड उसको आगे पुश कर दे। हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स जो इसमें बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हैं, स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अपनी महारत नहीं रखते, तो वो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इवन डिस्पेंसरी में भी जाते हैं तो वो देखते हैं कि जी ब्लड प्रेशर इसका 180 है, तो फौरी तौर पर वो कैपोटेन गोली या कोई भी ऐसी गोली ब्लड प्रेशर की, या वो ऐसी अद्वियात देंगे जिससे पेशाब आवर अद्वियात होंगे जिससे ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे कम हो जाता है। तो याद रखिए कि अगर आप इस तरह करेंगे तो स्ट्रोक को आप बढ़ा देंगे, फालिज का जो डैमेज है वो आप बढ़ा देंगे ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पे लोअर करने से। सो फैमिली भी परेशान ना हो, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो फैमिली परेशान ना हो, इसको आप माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं
वो एक स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेशन के मुताबिक, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन के मुताबिक उसको आपको गाइड करेगा कि अब ब्लड प्रेशर हमने कब लो करना है। अमूमी तौर पर 72 आवर्स तक हम ब्लड प्रेशर लो नहीं करते। अगर वो 220/120 से ज़्यादा है तो तब लो किया जाता है, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ है, ये आम आदमी के लिए उस तरह समझने की नहीं है। टेक होम मैसेज ये है कि माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुँचे और ऐसी फैसिलिटी में पहुँचे जहाँ वो इंजेक्शन, TPA इंजेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये थी फालिज के हवाले से वो तमाम मालूमात जो कि हमारे पास होना ज़रूरी है। इमरजेंसी सिचुएशन में 3 घंटे का टाइम कितना ज़रूरी है, डॉक्टर साहब ने हमें बताया, और इस तरीके से आप एक जान और सारी ज़िंदगी की माजूरी से बच सकते हैं।